हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आइए आज के प्रीमिक्स पॉलिटी के बारे में जानते हैं और हर बार की तरह इस बार भी 5 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जाएंगे जिसके आंसर्स आप पॉज करके लिख सकते हैं और उसके बाद मेरे साथ डिस्कशन में उनके आंसर्स को समझ सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको दोबारा जानकारी देना चाहूँगा कि स्लीपी क्लासेस के ऑफलाइन बैचेस जहाँ पे कंटेंट और कनेक्ट के साथ बेहतर रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने वाले हैं, उसका एक बैच स्टार्ट होने वाला है। आज से ओरिएंटेशन भी स्टार्ट है एंड अगर आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो आप इस बैच का फ़ायदा उठा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद ऑनलाइन कोर्सेज तो आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज में कंटेंट प्लस आंसर इवैल्यूएशन और साथ साथ में इन सब के साथ मेंटोरशिप के एडिशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपके इन सभी रेट्स पे आपको मिल जाएंगे एंड बहुत ही नॉमिनल चार्जेस फॉर एंटायर जीएस कोर्स, एंटायर जीएस कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं आज के क्वेश्चंस किस तरीके से हैं। सबसे पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल एक्ट 2021 इज और आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट, इट एनहांसेस द अपर जेस्टेशन लिमिट फॉर अबॉर्शन from 20 to 24 weeks for all married women. Second, it adds a punitive clause for disclosing the identity of women undergoing the procedure. तो आपने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बतानी है। Second question, 42nd amendment to the constitution introduced article placing election of prime minister beyond judicial review. Supreme Court of India struck down 99th amendment as being violative of the independence of judiciary. इन दोनों में से आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या दोनों करेक्ट है, क्या एक करेक्ट है या कोई भी नहीं। तीसरी स्टेटमेंट्स या तीसरा क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरस्टेट काउंसिल। आपसे इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में सवाल पूछा गया है कि फर्स्ट इंटरस्टेट काउंसिल वाज कंस्टिट्यूटेड ड्यूरिंग पीवी नरसिम्हा राव। स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द काउंसिल वाज सेट अप इन 1996 एंड Article 263 stipulates the president to constitute interstate council after every 5 years or earlier. आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट दोस्तों इसमें से बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस इन इंडिया इज इनकरेक्ट? अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो आपके सामने 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इन 4 स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। इनमें से आपने कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ये बतानी है भारत में इलेक्शंस को लेके। एंड आखिरी क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गोल्ड 2.0, जिसमें 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिटी और गवर्नेंस के एक एक एस्पेक्ट में से मैंने हर एक क्वेश्चन उठाया है, तो आप इसको पढ़ें, सॉल्व करें और उसके बाद मेरे सोल्यूशंस को देखें। सॉल्यूशंस डिस्कस करने से पहले आपको एक और जानकारी दे देता हूं कि यूपीएससी 2023 के लिए हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स में आप एनरोल करा सकते हैं, जिसमें 6 डेज अ वीक आपको डेली वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रीलिम्स प्लस मेंस एनालिसिस किया जाएगा। टॉपिक वाइज डिस्कशन या टॉपिक वाइज जो आपके सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स होंगे वो अलाइंड होंगे, यानी जीएस के सिलेबस के अंदर सब टॉपिक्स जो हैं उसके हिसाब से करंट अफेयर्स अलाइन किए जाएंगे ताकि आपको कंपाइलेशन पढ़ने में आसानी हो। साथ ही साथ आपको डेली और मंथली कंपाइलेशंस भी मिलेंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन साथ में रहेगी। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चंस के आंसर किस प्रकार से थे। तो पहला सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट इज और आर करेक्ट? तो आपने इसमें बतानी थी करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, पहली स्टेटमेंट न्यूज में रिसेंटली आई थी, रीजन बीइंग कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 वीक्स के टाइम पे भी वुमन को अबॉर्शन करवाने के लिए अलाउ कर दिया था एंड द वुमन वाज एन अनमैरिड वुमन हु वाज लिविंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप बट दे हैड सेपरेटेड। तो अब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके पहले भी अगर हम कानून को पढ़ें, अमेंडमेंट को पढ़ें, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट को, तो उसमें मैरिड वुमेन के लिए स्पेसिफिकली ये बात नहीं कही गई है। दूसरी चीज मैं आपको समझा देता हूं इसके क्या क्या टर्म्स थे। दूसरी चीज इसके अंदर जो हमने ध्यान देनी है वो ये कि 24 वीक्स या 20 to 24 वीक्स वाला जो टाइम पीरियड है वो कहां से आता है। देखिए, जेस्टेशन पीरियड का मतलब है कि जब वूम में बेबी कंसीव होता है, उसके बाद जब वो ग्रो करना शुरू होता है तब से ये फीटस जब ग्रो करना शुरू होता है तब से ये टाइम पीरियड नोट किया जाता है। तो मान लीजिए अगर प्रेगनेंसी की टर्म अभी 20 वीक्स है
So if the pregnancy is within 20 weeks, then that pregnancy can be terminated, यानी कि abortion करवाया जा सकता है with the opinion of a registered medical practitioner। ये किसके तहत है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत। देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 ये ओरिजिनल एक्ट है। इस ओरिजिनल एक्ट में 12 वीक्स के अंदर अंदर मेडिकल प्रैक्टिशनर की सहायता ओपिनियन के बाद प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती थी। इसको 20 वीक्स कर दिया। फिर अगर आपने 20 to 24 वीक्स के बीच में टाइम पीरियड में, जेस्टेशन पीरियड के अंदर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी है, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की आपको ओपिनियन लेना पड़ता है। सो द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज अप टू 24 वीक्स विल अप्लाई टू ओनली स्पेसिफिक कैटेगरीज। मतलब ये 20 to 24 वीक्स वाला जो टाइम पीरियड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ विमेन, फॉर एग्जाम्पल माइनर विमेन और विमेन हु आर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, उन लोगों को ये प्रेगनेंसी जो टर्मिनेट करने की अलाउंस दी गई है। इसमें ऑल मैरिड विमेन की को नहीं। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये 20 वीक्स तक का तो ठीक है, बट 20 to 24 वीक्स में सिर्फ स्पेशल कैटेगरी ऑफ विमेन इसमें अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल जो सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम्स हैं या माइनर विमेन है, 18 ईयर से कम उम्र की महिलाएं हैं, उनको ये प्रोविजन अप्लाई करता है। तो पहली स्टेटमेंट तो हो गई गलत। स्टेटमेंट नंबर 2 हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले एमटीपी अमेंडमेंट के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। 1971 एक्ट के अंदर इफ एनी प्रेगनेंसी अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, चाहे मेल कॉन्ट्रासेप्टिव या फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के फेलियर की वजह से प्रेगनेंसी होती है, तो इसमें आप इस चीज के अंदर आप ये कंस्टिट्यूट कर सकते हो कि हाँ, दिस इज अ ग्रेव इंजरी टू द मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। और अगर ऐसा होता है तब उसको 24 वीक्स के टाइम तक भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना अलाउ होता है। साथ ही साथ इस प्रोविजन के अंदर चेंज क्या किया गया? चेंज ये किया गया कि वुमन और हर हस्बैंड को चेंज करके वुमन और हर पार्टनर लिख दिया गया। अब जब ये लिखा गया तो सुप्रीम कोर्ट की भी यही इंटरप्रिटेशन है कि सिर्फ मैरिड विमेन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ये अनमैरिड विमेन जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी एप्लीकेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि लिव इन रिलेशनशिप्स को सुप्रीम कोर्ट पहले ही आइडेंटिफाई कर चुका है या रिकॉग्निशन दे चुका है, तो आप सिर्फ ये मैरिड विमेन तक रिस्ट्रिक्टेड ना रखें इस एक्ट को। द अपर लिमिट विल नॉट अप्लाई इन केसेस वेयर टर्मिनेशन इज नेसेसरी ड्यू टू डायग्नोसिस ऑफ सब्सटैंशियल फीटल अबनॉर्मेलिटीज। अगर फीटस के अंदर आपको बहुत ज्यादा अबनॉर्मेलिटीज नजर आ जाती है जिससे बच्चे की हेल्थ जो है ऑलमोस्ट यू कैन से दैट इट इज डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ ऑफ द किड एज वेल एज द वुमेन, तब ये 24 वीक्स वाली लिमिट भी नहीं लगती है, तब आप उसके बाद भी अबॉर्शन करवा सकते हो। ऑफ कोर्स ये भारत के अंदर हम देख रहे हैं, रिसेंटली अमेरिका के अंदर हमने देखा कि अबॉर्शन लॉज को कितनी कितनी बातचीत हुई, वहां पे एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी निगेट किया गया। तो यही चीज हम यहाँ भी अब देख रहे हैं जुडिशरी के अंदर, और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देख रहे हैं कि विमेन को मोर अथॉरिटी अपनी बॉडीली ऑटोनॉमी के ऊपर दी जा रही है। नो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, अब ये सेकंड वाला पॉइंट आ गया, विल बी अलाउड टू रिवील द नेम एंड पर्टिकुलर्स ऑफ अ वुमन हुज प्रेगनेंसी हैज बीन टर्मिनेटेड। अगर वो ऐसा करता है तो उसे 1 साल की सजा या फाइन हो सकता है। तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, प्यूनिटिव क्लॉज है जी, कि अगर आइडेंटिटी ऑफ वुमन बता देते हो तो प्यूनिटिव क्लॉज है, बिल्कुल है, ऐसा है। तो इसका मतलब आंसर है 2 ओनली, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था कि अमेंडमेंट के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों जो अमेंडमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं कि द प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन विल बी बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, ये अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट नहीं था, ये 39th अमेंडमेंट था। 39th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 ने क्या किया था, इट प्लेस द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द जुडिशरी। मतलब पहले एक्चुअली इस केस का बैकग्राउंड क्या है? इस केस का बैकग्राउंड है कि 1971 इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में रायबरेली से इंदिरा गांधी जी इलेक्शन लड़ी थी और जीती थी, और इस इलेक्शन की प्रोसेस को उनके कॉम्पिटिटर या उनके प्रतिद्वंदी राज नारायण साहब ने चैलेंज किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि हाँ, इंदिरा गांधी जी ने जो ये इलेक्शन जीता है वो करप्ट प्रैक्टिसेस या इलीगल प्रैक्टिसेस का सहायता लेते हुए जीता है।
इलीगल प्रैक्टिसेस का मतलब ये हुआ कि सरकारी कर्मचारियों को इलेक्शन एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इलेक्शन जीता है, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। उनको उनके एमपी के पोस्ट से डिस्क्वालीफाई भी कर दिया और 6 साल के लिए उनको आगे इलेक्शन लड़ने से मना भी कर दिया। तो ये 1975 की जजमेंट थी इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में। इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपको हम स्टे दे देते हैं, 6 मंथ्स का टाइम दे देते हैं, लेकिन आपकी एमपीशिप यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट जो आपसे ले ली गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, वो भी वापस नहीं दी थी। तो इस परिस्थितियों में संविधान को ही अमेंड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड किया गया उस टाइम पे। और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए ये कहा गया, आपको ये भी पता होगा कि उस वक्त नेशनल इमरजेंसी भी लग गई थी 25 जून से। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए कहा गया कि आप प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को जुडिशरी के स्कोप से बाहर रखते हो, यानी कि वो इलेक्शन वैलिड है या इनवैलिड है ये चेक करने के लिए हम कोई और संस्था बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वाला जो जुडिशियल सिस्टम है वो इसे नहीं जज कर सकता है। लेकिन 1975 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट एक्ट के इस क्लॉज को, ये क्लॉज नंबर 4 था, क्लॉज 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया। और इसका मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट किसी क्लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा देता है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि वो क्लॉज हट जाता है संविधान से, वो वैलिड नहीं होता है और ये 39th अमेंडमेंट एक्ट वैलिड नहीं रहा। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल नहीं, पहली स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि 39th अमेंडमेंट था। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, 99th अमेंडमेंट एज बीइंग वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। जी हां, बिल्कुल सही है। 99th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 इसने इंट्रोड्यूस किया था एक नया सिस्टम जजेस की अपॉइंटमेंट का, 3 जजेस केस। ठीक है, तो अभी तक 4 बार जजेस केस नाम से कुछ केसेस फेमस हुए हैं, फर्स्ट की जजेस केस, सेकंड, थर्ड। तो थर्ड जजेस केस के बाद तक ये सिस्टम बन गया था कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है तो आपने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट 4 जजेस का कॉलेजियम बनाना है और वो जो रिकमेंडेशन देंगे उन्हीं रिकमेंडेशन में से आप लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त करना है। गवर्नमेंट ने कोशिश की और पार्लियामेंट के थ्रू लॉ पास करवा के 2014 में ये ट्राई किया कि हम एक ऐसी कमीशन बनाएं जिसका नाम होगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसमें 3 मेंबर तो जुडिशरी से होंगे और 3 मेंबर जो होंगे वो एग्जीक्यूटिव से होंगे और ये 6 लोग मिलके अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस। लेकिन 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया और ये कहा कि आपका जो कॉलेजियम सिस्टम है जो पहले से चलता आ रहा है वही कंटिन्यू होगा। उन्होंने ये कहा कि अगर आप एग्जीक्यूटिव को अपॉइंटमेंट के लिए यूज करते हो जुडिशरी की तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ होगा। इसीलिए 2015 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा और एनजेएसी का जो कहानी है वो वहीं पे समाप्त हो गई। इसका मतलब योर करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि पहली स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि इंटरस्टेट काउंसिल पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पे पहली बार बनाई गई थी, जबकि वो प्रधानमंत्री वीपी सिंह के टाइम पे पहली बार बनाई गई थी। सो जनता दल गवर्नमेंट हेडेड बाय वीपी सिंह, दे एस्टैब्लिश्ड इंटरस्टेट काउंसिल इन 1990। देखिए संविधान में ये प्रोविजन आर्टिकल 263 ये तो संविधान जब से बना है तब से है, लेकिन पहली बार इसको इंप्लीमेंट करते हुए इंटरस्टेट काउंसिल नाम की संस्था कब बनी है? इन 1990। इंटरस्टेट काउंसिल जब बनाई गई उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे, चीफ मिनिस्टर्स और उसके बाकी मेंबर्स इस प्रकार थे। सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, उन यूटीज के चीफ मिनिस्टर जहां लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो उस टाइम पे तो दिल्ली और पुडुचेरी थी, बट आने वाले समय में जे&के भी ऐसा एक यूटी बनने वाला है। देन एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनको आना पड़ेगा। जो स्टेट प्रेसिडेंट रूल में होते हैं उनके गवर्नर इसके मेंबर बनेंगे, क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना, बड़े स्टेट प्रेसिडेंट रूल में होते थे, इसलिए लिखा था। ये नॉर्मल होता था, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है अभी 4-5 स्टेट में, अब तो खैर ये बहुत रेयर हो गया है। और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री, 6 कैबिनेट मंत्री होम मिनिस्टर के साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनशिप हो गई आपकी इंटरस्टेट काउंसिल की। पहली स्टेटमेंट होगी जी गलत। दूसरी स्टेटमेंट, स्टैंडिंग कमेटी वाज सेट अप इन 96 विद यूनियन होम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, आपके एम लक्ष्मीकांत की स्टेटमेंट है, सीधा सीधा। इट वाज सेट अप, स्टैंडिंग कमेटी वाज सेट अप इन 96 फॉर कंटिन्यूअस कंसल्टेशन एंड प्रोसेसिंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल। तो इसमें होम मिनिस्टर है चेयरमैन, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, 9 चीफ मिनिस्टर है, मतलब रोटेशन से 9 चीफ मिनिस्टर इसके बनते रहेंगे मेंबर्स। एंड आखिर में तीसरा स्टेटमेंट 263
प्रेसिडेंट को कहता है कि इंटरस्टेट काउंसिल हर 5 साल में बनाए, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं कहा है आर्टिकल 263 ने। सो प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश सच अ काउंसिल इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू हिम दैट पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व। तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, जैसे फाइनेंस कमीशन में कहा है कि 5 साल या उससे कम में आप एक फाइनेंस कमीशन तो बना ही दें, यहां पे कोई ऐसी चीज नहीं कही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओगे तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेंगी 1 और 3 ओनली। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इलेक्शंस के बारे में गलत स्टेटमेंट आपने ढूंढ निकालनी थी इन चारों में से। देखिए बड़ी आसान है, पर्सन्स इन जेल और पुलिस कस्टडी आर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस इन इंडिया, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट की खुद की ये गाइडलाइंस है कि until unless the person is convicted of a crime and disqualified from becoming an MP, then he can contest the elections। तो इसका मतलब जेल में रहता हुआ बंदा या पुलिस कस्टडी के अंदर रहता हुआ बंदा इलेक्शन भारत में लड़ सकता है, ये बात सही। सेकंड, नोटा या none of the above option, voters votes polled against nota are not taken into account for calculating total valid votes polled by contesting candidate for return of security deposits। तो देखिए अगर आपको एक पर्टिकुलर मिनिमम परसेंटेज नंबर ऑफ वोट से कम वोट मिलते हैं किसी इलेक्शन में, तो आपको अपना डिपॉजिट जो है वो वापस करवाना पड़ता है, मतलब आपको अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिलता है। तो कहने का ये मतलब है कि जब मैंने कैलकुलेट करने हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स, जिसमें से मैंने परसेंटेज निकालनी है, वो टोटल नंबर ऑफ वोट्स में से मैं नोटा वाले वोट्स निकाल देता हूं, यानी माइनस कर देता हूं, जो नन ऑफ द अबव को मिले होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 4, फैसिलिटी टू वोट थ्रू प्रॉक्सी इज ओनली अवेलेबल टू सर्विस वोटर्स। देखिए जो वोटर्स फिजिकली वोट नहीं दे पाते उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक प्रॉक्सी वोटिंग और दूसरा पोस्टल बैलेट। अब ये कौन लोग होते हैं जो खुद वोट नहीं दे पाते हैं? एक कैटेगरी होते हैं एनआरआई और एक नॉन रेजिडेंट इंडियन जो भारत में नहीं रहते हैं, और एक कैटेगरी होते हैं सर्विस वोटर। सर्विस वोटर का मतलब होता है जो लोग आर्म फोर्सेस में हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर हैं, या किसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में है, जिनकी पोस्टिंग अपनी रेजिडेंस से दूर है। ये लोग प्रॉक्सी वोटिंग भी करवा सकते हैं, यानी इनके बिहाफ पे कोई और भी वोट कर सकता है जिसको ये नॉमिनी ठहराएं। लेकिन एनआरआईज लोग अपनी तरफ से प्रॉक्सी वोटिंग नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रोवाइड करने की बात इलेक्शन कमीशन कर रहा था। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बैलेट सर्विसेज प्रोवाइड करने, पोस्टल बैलेट ईटीपीबी, ये प्रोवाइड करने की बात चल रही थी, लेकिन एनआरआईज जो हैं वो अभी तक प्रॉक्सी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी उनकी जगह पे कोई और जाके वोट नहीं दे सकता। वो प्रिविलेज सिर्फ और सिर्फ सर्विस वोटर्स को अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपने समझना होगा दोस्तों कि ये स्टेटमेंट भी सही है। तो रह गई तीसरी स्टेटमेंट, इलेक्शंस टू राज्यसभा आर हेल्ड बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सीक्रेट बैलेट। ये गलत है, सीक्रेट बैलेट नहीं होता है जी, इसमें ओपन बैलेट होता है। ओपन बैलेट मतलब कि जिस बंदे को आपने वोट दिया है राज्यसभा के इलेक्शन में, उस पर्ची को आपको अपने पार्टी के एक रिप्रेजेंटेटिव को दिखाना होता है कि जी मैंने इसी को वोट दिया है। वो इसलिए क्योंकि पार्टी ये पता लगाना चाहती है कि आपने जिस बंदे को वोट करने के लिए उसको कहा है वो एमपी एमएलए उस बंदे को वोट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है राज्यसभा के इलेक्शन में वोट कौन देता है? एमएलएज ऑफ द स्टेट, जिसकी सीट वहां पे भरनी होती है। तो इन एमएलएज को अपनी जो पर्ची है जिसमें उसने बैलेट में लिखा है कि मैंने फलाना को वोट दिया है, दे हैव टू शो दैट पर्ची टू द मेंबर ऑफ देयर पार्टी जिसको नॉमिनेट किया गया हो। तो इसका मतलब कि सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकाल दिया दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गोल 2.0। गोल 2.0 रीसेंट स्कीम्स के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिस्कस करते हैं गवर्नेंस के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मेटा जॉइंट इनिशिएटिव विच एम्स एट डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल यूथ एंड विमेन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटोर एंड मेंटी। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, इसमें कोई गलती नहीं है, स्टेटमेंट प्रॉपर है, करेक्ट है। अभी डिस्कस करते हैं। सेकंड, गोल 2.0 विल बी ओपन टू ऑल पीपल फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी विद ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बिल्कुल सही है। लास्ट, प्रोजेक्ट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड विद असिस्टेंस ऑफ सीडैक एंड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मीटी। जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। आंसर इज 1 and 2 ओनली। गोल यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स,
ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिनके मिनिस्टर अर्जुन मुंडा साहब हैं, और मेटा, वही फेसबुक है ना। तो इसका एम क्या है कि ट्राइबल यूथ और विमेन को ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करता है। तो ये लीडरशिप के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के अंदर ना एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बना के उनकी भाषा में प्रोवाइड करता है ट्राइबल लोगों को उनकी ट्रेनिंग के लिए। ये 2020 के मई मंथ में लॉन्च किया गया था और 2021 में इसका जो पहला पायलट प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ। तो गोल 1.0 मतलब पहला पार्ट, 176 ट्राइबल यूथ फ्रॉम 23 स्टेट्स वर सिलेक्टेड और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। तो ये पायलट प्रोजेक्ट था, इसलिए छोटे स्केल पे हुआ। अब क्या हुआ, 28 जून 2022 को इसको 2.0 के तौर पे लॉन्च किया गया और इसका जो स्केल है वो बढ़ा दिया गया। So the aim is to digitally upskill tribal youth by promoting entrepreneurship and opening up opportunities for them using digital technology। तो यही चीज जो है यहाँ पे आपने दोस्तों समझनी है कि अब इसमें स्केल अप हो गया, तो ये ऑल पीपल फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज को केटर करने वाला है और ये मेटा यानी फेसबुक के बिजनेस कोच नाम के मॉड्यूल के द्वारा लोगों को डिजिटल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। स्पेशल फोकस रहेगा 10 लाख मेंबर्स ऑफ 50,000 वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एक और स्कीम भी चलाती है जिसका नाम है वन धन योजना, जिसके अंदर ये ट्राइबल्स की 10, 20, 30 लोगों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं और ये ट्राइबल प्रोडक्ट्स जो हैं, ट्राइबल प्रोडक्ट्स जनरली जो फॉरेस्ट के अंदर से वो प्रोडक्ट्स लेके आते हैं या हैंडीक्राफ्ट जो ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको बेचने के लिए कलेक्टिव बनाया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है उनकी मार्केटिंग में। अब ये प्रोग्राम जो है ना, ये आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में ऐसे भी पूछी जा सकती है कि इट इज़ फुल्ली फंडेड बाय फेसबुक एंड मोटा यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक भी रुपया इसमें खर्च नहीं किया है। ये बात सही है, ये लगती एक्सट्रीम स्टेटमेंट है लेकिन ये बात सही है। इसमें पैसा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का नहीं जाने वाला है, इसमें पूरा पैसा फेसबुक इंडिया का जाने वाला है। इसलिए देखो, गेसिंग करना नहीं चाहिए आपको पेपर में कि ओनली लिखा है या सारी की सारी फंडिंग जो है वो मेटा प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता होगा। ऐसा सोच के नहीं आप कर सकते, ठीक है। लॉजिकल वो चीज़ें नहीं लगा सकते। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं। और हाँ, तीसरी स्टेटमेंट कि सीडैक के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जाता है, वो स्टेटमेंट सही नहीं है। इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क ERNET, जो मिटी के अंदर एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। तो सीडैक नहीं, ERNET इसे इंप्लीमेंट करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा प्रीमिक्स खत्म होता है। जाते जाते आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर या 2-3 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाना है और उनको टारगेट करना है, तो आप हमारा बंडल कोर्स में से कोई भी कोर्सेज को चुन सकते हैं, जिसमें आपको उनके पर्टेनिंग डेली PDF, वीडियोस, क्विजेस, मंथली करंट अफेयर्स और अपडेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू।